Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. मैं पिंटू सर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों कल आपने जो पोइट्री का पार्ट था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओके, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस चैप्टर में, इस पोइट्री में आने वाले सारे वर्ड्स मीनिंग को उसके एंटोनिम्स और उसके सिनोनिम्स के साथ आपने अच्छे तरीके से कल पढ़ा। तो आई होप जिन बच्चों ने कल क्लास किया उन्हें यह समझ में तो आ गया कि कैसे किसी मेन मीनिंग का एंटो या साइनो एक दूसरे मीनिंग का एंटो साइनो बन सकता है। तो ये बातें मैंने आपको पिछले क्लास में कल आपको समझाया था। जैसे आपका था एक मीनिंग जो मुझे याद है, एनेक्सिटी, जिसको आप पैशन, डिज़ायर, डिजायरस, विश या विल के नाम से भी जानते हैं। तो कल के मीनिंग में कुछ खास मीनिंग ऐसा आया था जो एक का दूसरा साइनो या दूसरे का एंटो ऐसा बनाया गया। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एंटो साइनो एंड वर्ड मीनिंग फॉर योर knowledge of literature? It also makes your power, word power. तो कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चों तो एंटोसाइनो और वर्ड मीनिंग आपके वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए, आपके स्पोकन स्किल को बढ़ाने के लिए और यहाँ तक कि आपको राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये थे कल की बातें। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में क्या पढ़ना है जो ज़रा मैं समझा दूँ। तो आज का जो लेक्चर 2 यानी क्लास जो दूसरा होने वाला है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें कौन कौन सी बातों को पढ़ाना है, कौन कौन सी बातों को बताना है, ये मैं जरा आपको एक कंटेंट से, एक टॉपिक के माध्यम से जरा समझा दूँ। तो आई होप कल बच्चों ने जो मीनिंग पढ़ा था, एंटोसाइनो पढ़ा था, उसे सब बच्चों ने, सब स्टूडेंट्स ने घर पे क्लियरली उसको याद भी कर लिया होगा। इसलिए क्योंकि अगर आप सारे वर्ड मीनिंग को याद रखते हैं तो जब आपको थीम्स पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखाया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट समरी लिखाया जाएगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होता है और किस सेंस में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्लास लेक्चर नंबर 2। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें ताकि आपको आज तरह तरह की जानकारियाँ, खास करके इस पोइट्री का जो थीम्स है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आपको जानकारी मिल सके। तो ये जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप इस वीडियो के, इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे और अंत तक बने रहने के साथ साथ क्लियरली, केयरफुल्ली होकर के इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ चलते हैं, आज से शुरू करते हैं इसका क्लास नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2। यहाँ ध्यान दें, आपका हेडिंग दिया गया है जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल दी थी कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इट मीन्स कि अभी के समय में जो हमारा मानव जीवन है वो काफ़ी तेजी से मृत्यु की ओर पतन कर रहा है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में आज आपको क्या पढ़ना है, ये जरा मैं एक शॉर्ट समरी, एक शॉर्ट टॉपिक से जरा समझा दूँ। तो यहाँ देखें आप जरा लेफ्ट, नीचे लेफ्ट साइड में कि आज आपको पढ़ना क्या है। तो आज के टॉपिक नंबर 1 में आपको पढ़ना है इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। कवि, यहां पर नाम देखें, नाम क्या दिया, W.H. ऑडेन, AUDEN, W.H. ऑडेन। तो W.H. ऑडेन जो हमारे इस टॉपिक के नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के एक महान कवि हैं, उन कवि का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है, उनके बारे में क्या डिटेल्स है, ये सारी बातों की जानकारी आज के इस क्लास में आपको दी जाने वाली है। तो आज के इस क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक होने वाला है जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रो ऑफ द पोएट या इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। तो चलिए बच्चों, इस इंट्रोडक्शन के साथ आप अंत तक बने रहें और W.H. ऑडेन के बारे में जो खास जानकारियां हैं उस जानकारी को जरा
कलेक्ट करें ताकि आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो और इंग्लिश लिटरेचर में कुछ खास कवि के बारे में आपको अच्छी से खासी जानकारी मिल सके। तो चलिए यहाँ शुरू किया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं आप, क्या दिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेक्चर नंबर यहाँ कितना है जी, लेक्चर नंबर आपका हो गया 2। तो 2 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द पोएट W.H. ऑडेन। उससे पहले चलिए जरा मैं पेन का जो कलर है वो जरा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए लाइट रेड, आ जाइए। यहाँ पर दिया गया है, सबसे शुरू में देखें आप, नाम क्या दिया गया जी, वास्टन ह्यूग ऑडेन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट W.H. ऑडेन, W फॉर वास्टन, H फॉर ह्यूग और A फॉर ऑडेन, यानी W.H. का पूरा नाम क्या हो गया यहाँ पर, वास्टन ह्यूग ऑडेन। तो यहाँ ध्यान देंगे कि वास्टन ह्यूग ऑडेन जो कि शॉर्ट में W.H. ऑडेन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ W.H. ऑडेन, और आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो आप क्या क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे या फिर उसको कलर करेंगे वास्टन ह्यूग ऑडेन। इस नाम को आप बाकायदा याद रखेंगे कि W.H. ऑडेन को ही हम इन लॉन्ग मेथड वास्टन ह्यूग ऑडेन के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए यहां शुरू करते हैं। वास्टन ह्यूग ऑडेन 1907 टू 1937, यानी वास्टन ह्यूग ऑडेन जिनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ और जिनकी मृत्यु 1973 यानी 1973 ईस्वी को हुआ, जो मुख्य रूप से 66 ईयर्स यानी 66 वर्ष वो जीवित रहे। हु, यहां पर देखे, हु मतलब होता है ऐसे कौन, जिसको मैंने आपको टेंस और टाइम एंड टेंस से पढ़ाया था। लेकिन यहां पर एक जानकारी ले लें कि इस सेंटेंस में जो हु यूज किया गया है वो W.H. के रूप में नहीं यूज किया गया है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है। तो यहां पर यूज किया क्या गया है, किस रूप में किया गया है, तो हु का प्रयोग इस सेंटेंस में प्रोनाउन, नाम सुने हैं, सर्वनाम, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ होता है जो, ना कि कौन। अगर हु का प्रयोग सबसे आगे होता है तो इंट्रोगेटिव रूप में होता है, तब उसका हिंदी होता है कौन। लेकिन जब बीच में आता है तो वो काम करता है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जिसे बोलते हैं संबंध वाचक सर्वनाम, जो कि कंपटीशन में मैं आप सभी को बाद में जब कंपटीशन पढ़ेंगे तो आप प्रोनाउन पढ़ेंगे कंपटीशन बैच में। वो इंटर का सिलेबस है ही नहीं, ना 11th का ना ही 12th का। लेकिन यहाँ पर टॉपिक आ गया तो मैं आपको जरा समझा देता हूँ कि हु का प्रयोग अगर बीच में आ जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है, जिसे बोलते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। इस परिस्थिति में हु का अर्थ होता है जो। ओके, तो यहां पर आपका क्या हो गया, हु मतलब जो, ना कि कौन। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज, ये आपका एक प्राइज का नाम है जी, पुलित्जर, जिसको साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छे अच्छे कवि और लेखक को प्रस्तुत किया जाता है। पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्सिटी। आपको कल लिखाया गया था एनेक्सिटी, उत्सुकता, तो द एज ऑफ एनेक्सिटी क्या होगा जी, उत्सुकता का उम्र, उत्सुकता का आयु। आप समझिए इस लाइन को क्लियरली। W.H. ऑडेन जिनका जन्म 1907 को हुआ, जिन्हें 1948 को एक सबसे प्रमुख किताब द एज ऑफ एनेक्सिटी को लिखने के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन से क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फेमस पोएट, सॉरी व्हाट इज द फेमस पोएम, ना कि पोएट, पोएम ऑफ द W.H. ऑडेन। तो क्या बोलेंगे, द एज ऑफ एनेक्सिटी। इन विच ईयर दिस बुक वाज, दिस पोइट्री वाज रिटन, तो क्या लिखेंगे 1948। और कौन सा प्राइज, तो क्या लिखेंगे पुलित्जर प्राइज। यानी इस एक लाइन में आपको 4-5 अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपाए गए हैं, जिसको मैं आपको बाद के लेक्चर में, बाद के क्लास में क्लियरली लिख करके बताऊंगा। तो यहाँ क्या हो गया कि 1948 में W.H. ऑडेन को द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए पुलित्जर प्राइज का गिफ्ट मिला, यह प्राइज मिला। बाज ए वर्साटाइल एंड
इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। कल आपको लिखाया गया था मीनिंग वर्सटाइल, जिसका मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि W.H. ऑडेन एक सिंपल मानव नहीं, एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, मल्टीटास्किंग व्यक्ति थे, जिनमें एक ही व्यक्ति के साथ उसमें अलग अलग व्यक्तियों का गुण शामिल था। तो एक व्यक्ति में अगर अलग अलग टैलेंट छिपा हुआ है, अलग अलग गुण छिपा हुआ है, इसी गुण को क्या बोलते हैं हम? मल्टी टैलेंटेड या वर्सटाइल। तो यहाँ कह रहा है कि W.H. ऑडेन ना कि एक अच्छे पोएट थे, एक अच्छे पोएट के साथ साथ काफ़ी बुद्धिमान और विगोरस यानी बलशाली पोएट भी थे, जो ना सिर्फ पोएट बल्कि ड्रामाटिस्ट, एक नाटककार भी थे, जो नाटक को भी कभी भी लिखते थे, क्रिटिक, किसी की बातों पर आलोचना करते थे, ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश या किसी अन्य डिफरेंट लैंग्वेजेज में भी वो पोइट्री को ट्रांसलेट किया करते थे, और साथ ही साथ वो एडिटर यानी खुद एक अच्छे एडिटर के रूप में जाने जाते थे। इट मीन्स कि W.H. ऑडेन को ना सिर्फ एक अच्छे पोएट बल्कि एक ड्रामाटिस्ट, एक क्रिटिक, एक ट्रांसलेटर और एक अच्छे एडिटर के रूप में भी हम जानते हैं। दिस इज द मल्टी टैलेंटेड पर्सन। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। उन्होंने बताया कि कविता लिखना कोई आसान बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस गेम है, जिसमें क्या कर रहा है कि विच शुड डिपेंड पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। इन्होंने बोला या इन्होंने कहा कि पोएट्री लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इट इज सीरियस गेम। यह एक सीरियस गेम है जिसमें मानव के चरित्र, मानव का थिंकिंग, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, इन सारी बातों को, इन सारे मुद्दा को एक बॉक्स में बना करके, एक बॉक्स में बंद करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है। इट मीन्स कि इसको ऐसा कह सकते हैं कि पोएट्री लिखना एक वैसा कला है जिसमें व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के सामाजिक तथ्यों को, व्यक्ति के धार्मिक पूजा पाठों को, इन सब को एक आसान तरीके से, एक सिंपल भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कला होती है, और उस कला के माध्यम से लोगों को, पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला होनी चाहिए। ये होता है कवि का थीम्स, एक कवि का तरीका कि कैसे अपने बातों के जरिए से, अपने लिखने के जरिए से, अपने पोइट्री से वो कैसे लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं। इट इज नॉट ए प्ले, इट इज सीरियस गेम। आगे देखें, फिर कह रहा है कि हीज अर्ली पोएम्स, यानी इनके जो पहले का लिखा गया कविताएं थी, एक्सिबिट हीज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज बट हीज लेटर पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियंस एंड मोर पर्सनल इन टोन्स। अगर हम W.H. ऑडेन की पुरानी कविताओं की बात करते हैं तो उन पुरानी कविताओं में इन्होंने पॉलिटिकल रीजन, हमारे समाज में होने वाले जो राजनीतिक कारण होते हैं, राजनीतिक तथ्य होते हैं, उन सभी बातों के ऊपर वो पुरानी कविताओं को लिखते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू चेंज द टाइम, ही चेंज्ड हिज थीम्स ऑफ द पोइट्री। इन्होंने क्या किया कि पहले वो पॉलिटिकल जो रीजन थे उसको अपने कविताओं में लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में समय जब चेंज हुआ तो समय चेंज होने के साथ साथ इन्होंने अपने कविता के लिखने के तरीकों को भी चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद वो पर्सनल टोन, एक होता है ना व्यक्ति का पर्सनल जीवन, पर्सनल लाइफ, पर्सनल क्राइटेरिया, उन बातों पर तरह तरह की कविताओं को लिखना वो शुरू किए। यानी कहने का अर्थ हो गया कि अपने कविता के स्टाइल को उन्होंने धीरे धीरे चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन। आगे, एज ए टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। यहाँ देखिए मीनिंग यूज किया गया है स्टेंजा, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू स्टोरी। स्टोरी के अनुसार इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया? स्टेंजा, मतलब पैराग्राफ ही होता है, लेकिन पोइट्री में क्या बोलते हैं? स्टेंजा। तो यहाँ कह सकते हैं कि इन्होंने, यानी कौन? W.H. ऑडेन ने अपनी कविताओं में स्टेंजा को तरह तरह के पार्ट में डिवाइड करना शुरू किया, अलग अलग मीटर्स के रूप में उसको चेंज किया। क्यों?
ताकि हम पाठकों को कविता समझ में आ सके। और कविता का जो टोन है, जो कविता का लय है, वो लय हमें एक गाना के रूप में, तो संगीत एक म्यूजिक के रूप में सुनाई पड़ सके। ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि लोग कविता के प्रति आकर्षित हो। कविता में क्या कहा जा रहा है, उस कविता को एक गान के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसी कारण वो अपने हर कविता को अलग अलग स्टैंजा में डिवाइड करते चले गए। आगे देखें, यहाँ है कि ही हैड ए पैशन, कला को लिखाया गया था इच्छा रखना, चाहत रखना, फॉर बर्ड। कह रहा ही हैड ए पैशन फॉर बर्ड। इन्हें नए नए शब्दों को अपने कविताओं में इस्तेमाल करने का शौक था। जैसे हर व्यक्ति का, हर कवि का, हर लेखक का एक अलग अलग चाहत होता है, एक अलग अलग शौक होता है। उसी तरह से W.H. ऑर्डन का शौक ये था कि वो अपने कविताओं में, हर कविताओं में नए नए शब्दों का प्रयोग करते थे ताकि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट लगे, कुछ जानकारियाँ मिल सके और जानकारी के साथ साथ नए नए शब्दों का कलेक्शन भी हो सके। जिस तरह से मैंने आपको लिखाया कल वर्ड मीनिंग, वही शौक यहाँ पर W.H. ऑर्डन का था कि वो चाहते थे कि हर कविताओं में नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और जानकारियाँ W.H. ऑर्डन के बारे में। कह रहा है कि थोड़ा सा बैक मारिए ताकि लय बन सके। हाँ, कह रहा फॉर बर्ड क्वाइनिंग एंड इशूइंग आर्केइक बर्ड्स। वो अपने हर कविताओं में कुछ खास अलग अलग, मतलब स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला वो सख्त वर्ड को प्रयोग करते थे जो आसानी रूप से समझ में आ सके। मीनिंग देखने में कड़ा होता था लेकिन हिंदी अर्थ करने पे उसको आसानी से समझा जा सकता था। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उन्होंने अपने कविताओं में उन सारे वर्ड्स का प्रयोग किया, उन सारे आर्केइक वर्ड्स का प्रयोग किया जो देखने में कड़े लगते थे लेकिन जो समझने में आसान लगता था। यानी कहने का अर्थ हो गया कि कविता का मतलब ही होता है कि कविता में दिया गया स्ट्रक्चर्स या दिया गया मीनिंग वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए। और यही कारण है कि W.H. ऑर्डन अपनी सारी कविताओं में बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल डिफिकल्ट मीनिंग्स का प्रयोग करते थे जो लोगों को समझने में दिक्कत पहुंचाती थी, लेकिन उसका हिंदी अर्थ बिल्कुल आसान हुआ करता था। जैसे आपको दिया गया आर्केइक, आपको लिखाया गया था आर्केइक के बारे में, तो बिल्कुल सख्त तरीके से, कड़े तरीके से, उसी को हम बोलते हैं क्या, इजी मेथड, शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पर कड़े मीनिंग का प्रयोग करने का अर्थ क्या हुआ, तो अपने कविताओं में कड़े मीनिंग का प्रयोग करने का अर्थ ये हुआ कि कविता में एक अलग टोन, जिसमें आपको पढ़ाया था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन ने लास्ट में ई होता ना, ABCD ई का प्रयोग करते थे। क्यों? एक अलग टोन पैदा करने के लिए। उसी तरह से W.H. ऑर्डन सर भी ने क्या किए कि अपने कविताओं में नए नए वर्ड्स का प्रयोग किया ताकि लोगों में एक नई चाहत, एक नई सीखने के जोश आ सके। अब देखिए कुछ खास बातें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पर एक लाइन से घेर रहा हूँ, एक लाइन से बंद कर रहा हूँ। यहाँ से आपको कुछ खास बातें हैं जो डीप रेड से बताने जा रहा हूँ, जो मुख्य रूप से इनके लाइफ के बारे में है, जिससे कुछ खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन तो मैं लिखा दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर थीम समझें। इस पोइट्री का जो लेखक हैं W.H. ऑर्डन, उनके बारे में उनकी जानकारी हासिल करें। यहाँ देखें, ही लेफ्ट इंग्लैंड। यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। इट मीन्स यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है। वो क्वेश्चन ये है कि इन विच कंट्री ही वाज बोर्न, यानी W.H. ऑर्डन का जन्म कहाँ हुआ। आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे इंग्लैंड। कह रहा है ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली। परमानेंटली मतलब क्या था जी? अस्थायी रूप से, यानी फिक्स हो जाना, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस लाइन पे कुछ खास बातें हैं जो ध्यान देंगे। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने 1939 में, यानी W.H. ऑर्डन ने 1939 में क्या किए कि इंग्लैंड को पूरी तरह से हमेशा के लिए छोड़ दिए और हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में जाकर के बस गए, अस्थायी रूप से बस गए। तो आपको पता होगा कि 1939 में आपको क्या चाहिए हुआ था जी? तो आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो उसी दौरान ये कविता लिखे थे और कविता लिखने के ठीक बाद क्या किए
कि इंग्लैंड को हमेशा के लिए छोड़ दिए और अपना नया घर कहाँ जाकर बस गए, अमेरिका में जाकर के अस्थायी रूप से बस गए। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ योर टॉपिक। यहां से पूछा है क्वेश्चन आपको ये कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का जो सारी कविताएं हैं वो कितने अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। आप आंसर क्या लिखेंगे, 2 पार्ट। वो कौन सा पार्ट, तो एक आपका हो गया अमेरिका जाने से पहले का पार्ट, यानी इंग्लैंड में रहते थे तब, और दूसरा पार्ट कब, जब अमेरिका में शिफ्ट हो गया तब। तो इसी कारण कह सकते हैं कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की जो कविताएं थी, यहाँ देखिए वर्क, ये जो वर्क यूज किया गया जिसे मैं एक बंद कर रहा हूँ बॉक्स में, ये वर्क मतलब काम नहीं हुआ, बल्कि वर्क मतलब रचनाएं भी होती है, जिसे कविता के रूप में कहा जाता है, रचनाएं। तो कह रहा है ऑर्डन साहब की जितने भी रचनाएं थे उन्हें 2 अलग अलग काल में, 2 अलग अलग युग में बांटा गया, जिसमें से पहला युग हो गया क्या, ब्रिटिश फेज यानी ब्रिटिश काल, और दूसरा हो गया अमेरिकन फेज यानी अमेरिकन काल। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके लाइफ का आधा हिस्सा, आधा पार्ट जो कि बिताया गया इंग्लैंड में, जिसे क्या बोलते हैं, तो इंग्लैंड वाले बिताए गए पार्ट को बोलते हैं ब्रिटिश फेज, और अमेरिका में बिताए गए जीवन को क्या बोलते हैं, अमेरिकन फेज। तो समझे क्लियरली। 1939 से पहले ये रहते थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में रह करके बहुत सी कविताओं को लिखा, तो उस कविताओं को हम लोग ब्रिटिश फेज के नाम से जानते हैं। आफ्टर 1939 ही परमानेंटली सेटल्ड इनटू अमेरिका एंड स्टार्टेड द राइटिंग एंड पोएट्री इन अमेरिका। दिस इज नोन एज द अमेरिकन फेज। आगे, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेजेज, करा इंग्लिश फेजेज में यानी ब्रिटिश फेज जिसको कहते हैं, तो ब्रिटिश फेज में कौन कौन से कविताओं को लिखा जो 1939 से पहले लिखा गया था, यानी इंग्लैंड में रहते थे तब लिखा गया था। उसमें से पहला आता है द ओरेटर्स, मतलब प्रवक्ता, ये कविता का नाम है जी। ठीक रहा है द डांस ऑफ डेथ, मृत्यु का नृत्य, मृत्यु का नाच। ठीक है, लुक अ स्ट्रेंजर यानी अनजान को देखना, अजनबी को देखना। स्पेन जो कि देश का नाम है। अनदर टाइम दूसरा समय। तो ध्यान दें, द ओरेटर पहला, द डांस ऑफ डेथ दूसरा, लुक अ स्ट्रेंजर तीसरा, स्पेन चौथा, और अनदर टाइम पांचवा। ये 5 खास कविताएं हैं जो कि इंग्लैंड में रह करके लिखे। इसी कारण इस 5 कविताओं को ब्रिटिश फेज की कविताओं के नाम से जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, यह पूछता है कि ब्रिटिश फेज की कुछ खास कविताओं के नाम को लिखें। तो द ओरेटर, द डांस ऑफ द डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसको आगे देखें, यह कह रहा द नोटेबल वर्क्स, मतलब कुछ खास और रचनाएं ऑफ द अमेरिकन फेज। तो क्लियरली कह रहा है कि 1939 के बाद का कविता, जब कब, जब अमेरिका में बसना शुरू कर दिए, अमेरिका में रहना शुरू कर दिए, तब लिखे, उसके बाद की कविता। अमेरिकन फ्लेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर यानी नए वर्ष पर पत्र, फॉर द टाइम बीइंग समय का शुरू होना, द एज ऑफ एनेक्सिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ हिज लाइफ। और इसी पोएम, कौन, द एज ऑफ एनेक्सिटी, इसी पोएम के लिए 1948 को डब्ल्यू.एच. ऑर्डन साहब को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। फिर रहा द शील्ड ऑफ एक्लिक्स। तो ये देखें, ये जो कविताएं हैं, किताबें नहीं कविताएं, न्यू ईयर लेटर 1, फॉर द टाइम बीइंग 2, द एज ऑफ एनेक्सिटी 3 और द शील्ड ऑफ एक्हिल्स 4। ये 4 कविताएं जो है वो अमेरिका में रहने के बाद लिखे। इसी कारण इन चारों कविताओं को अमेरिकन फेज की कविताओं के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि हाउ मेनी एज ऑफ हिज फेज, ठीक है, हाउ मेनी स्टेज ऑफ फेज डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, यानी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की कविताओं का कितना फेज था, तो 2 फेज, एक ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज। तो इस सारे पॉइंट को मैं आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियरली समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर थीम्स की ओर ध्यान दें और ये देखें कि कौन कौन सी कविताएं ब्रिटिश फेज की थी और कौन कौन सी कविताएं अमेरिकन फेज की थी। आगे देखें, द प्रेजेंट लिरिक जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कौन सा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी आज पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, अर्थात
आज व्यक्ति का जीवन जो है वो तेजी से पतन की ओर जा रहा है, तेजी से मरने के कगार पर जा रहा है। यह कविता भी अमेरिकन फेज में लिखी गई थी। तो यहाँ से आपको बच्चों एक निष्कर्ष निकल गया। निष्कर्ष ये निकला कि इनके द्वारा 5 फेमस कविता जो ब्रिटिश फेज की है, जिसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। और यहाँ पर देखिए, पहला द न्यू ईयर लेटर, दूसरा फॉर द टाइम बीइंग, तीसरा द एज ऑफ एनेक्सिटी, चौथा द शील्ड ऑफ एक हिल्स, और पांचवा जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये 5 कविताएं अमेरिका में रहने के बाद लिखा गया, इसी कारण अमेरिकन फेज के नाम से जाना जाता है। यानी इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो यह देखा जाएगा कि डब्ल्यूएच ऑर्डन के पूरे जीवन को 2 अलग अलग भाग में, 2 अलग अलग काल में बांटा गया, जिसे हम ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज के नाम से जानते हैं। ओके, यानी जन्म से लेकर 1939 तक, 1907 से लेकर के 1939 तक का जो एज है वो कहलाता है आपका क्या, ब्रिटिश फेज, क्योंकि वो कहाँ रहे, इंग्लैंड में। और 1939 से लेकर के 1970-30 तक यानी मृत्यु तक जो उनका दूसरा एज का काल था वो क्या कहलाया, अमेरिकन फेज, क्योंकि वो अमेरिका में अस्थायी रूप से निवास। चलिए यहाँ से देखते हैं फिर हम द प्रेजेंट लिरिक। ओके, द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया, प्रस्तुत किया गया जो कविता है वो कौन सा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसमें आपको ये बताया गया कि कैसे मानव आज तेजी से पतन की ओर जा रहे हैं, उनका मृत्यु की हराश हो रहा है। इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस पोइट्री के माध्यम से कवि डब्ल्यूएच ऑर्डन यह बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो मानव जीवन है, हम मानवों का जो रहन सहन है वो इतना फ्रस्ट्रेशन, यहाँ देखिए कि मीनिंग यूज किया गया है, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। वो इतना डरा हुआ है, इतना भयभीत हुआ है कि आज का जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, वो खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। द एस्पायरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द शीन ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज। इस पार्ट में ये कहना चाहते हैं डब्ल्यूएच ऑर्डन कि आज के ह्यूमन का जो आकांक्षा है, जो चाहत है, वो इतना बढ़ गया है कि उस बढ़े हुए चाहत को लोग कभी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और उसी पूर्ति करने की कमी को लेकर के उनको अपने आप को क्या कहते हैं, वो अकेला फील करते हैं। यानी इस पॉइंट को ऐसे समझे कि पहले के समय में जो मानव थे वो एक ज्वाइंट फैमिली, एक ग्रुप में रहना पसंद करते थे, जो हर तरह खुशियों को ऑब्जर्व करते थे। लेकिन आज का जो जीवन है वो लोनलीनेस मतलब अकेलापन हो गया है। आज हर व्यक्ति इंडिविजुअली यानी अपना पर्सनल रहना चाहता है, और वो पर्सनल रह करके सारी आकांक्षाओं को, सारी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। और मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय जमाई होम में कि गांधी जी डॉक्टर हुसैन साहब ने क्या कहा थे कि एक वेस्टर्न फिलोसफर ने यह कहा था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एंड आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। तो यही बात यहाँ पर आ रहा है कि आज हमारा जो मन है ना, एक बेचैन पक्षी की तरह हो गया है, क्योंकि आज जितना हमारी चाहत बढ़ते जा रहा है, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, उसे पूरा करना संभव नहीं है। और इसी काम को जब पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति की मन छोटा होता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और यही इच्छा पूरी करने के चक्कर में, पूरी करने के लिए जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे अपने जीवन को मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। यही है मेन इसका थीम्स। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि इस पोएट्री से डब्ल्यूएच ऑर्डन साहब ने हम पाठकों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये दिया है कि हम मानव एक छोटी सी खुशियों में, एक छोटी सी इच्छाओं में भी जीवन को शांतिपूर्वक और खुशहाल पूर्वक बिता सकते हैं। बस मन में संतुष्टि होनी चाहिए, दिल में संतुष्टि होनी चाहिए, और वही बात आज के मानव में क्या है, जो नहीं है। यानी जो संदेश इस कविता के माध्यम से डब्ल्यूएच ऑर्डन हम पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि अभी के समय में समय इतना बुरा आ चुका है, समय इतना खराब आ चुका है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के चक्कर में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के उपलक्ष्य में अपने मृत्यु को करीब बुला रहा है,
अपने जान को जोखिम में डाल रहा है और वही जान जोखिम में जाने के बाद हमारे जीवन लीला को समाप्त कर देती है। इट मीन्स कि लालच जो है हमारे जीवन को समाप्त करने वाला है, और वही लालच की चर्चा, वही लालच की थीम्स इस कविता में कवि डब्ल्यू एच ऑर्डन ने अपने तरीके से, अपने माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द पोएट, जिसमें आपको दो खास बातें बताई गई। पहला बात ये कि डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, वो कैसे व्यक्ति थे, किस तरह कविताओं लिखते थे, और कैसे उनके लाइफ में दो अलग अलग स्टेज आया, और दो अलग अलग स्टेज आने के बाद वो अपने सारी कविताओं को दो अलग अलग पार्ट में, एक ब्रिटिश पार्ट जिसको तो क्या ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज में डिवाइड किया। और लास्ट के एक दो लाइन में ये बताया गया कि इस कविता का थीम्स कैसे हमारे हेडिंग को, जो क्या दिया गया हेडिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कैसे इस कविता का थीम्स हमारे इस हेडिंग को वेरीफाई करता है। तो बच्चों, ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास। तो आई थिंक आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, डब्ल्यू एच ऑर्डन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी कि कैसे डब्ल्यू एच ऑर्डन अपने लाइफ को दो अलग अलग पार्ट में बांट करके भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम पाठकों के बीच में एक अच्छा संदेश भेजने की कोशिश की। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कल होने वाला है, क्योंकि कल के क्लास में आपको पोइट्री का जो मेन थीम्स है वो पढ़ाया जाएगा। पोइट्री का टोटल चीज़ हिंदी करके बताया जाएगा। साथ में ये बताया जाएगा कि कैसे कोई व्यक्ति आज के समय में अपने जीवन को मृत्यु की ओर ढकेल रहा है। दिस इज द मेन थीम्स ऑफ आवर स्टोरी ऑफ आवर पोइट्री। तो बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक। तो चलिए, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह के नए नए शिक्षा के लिए, नए नए ज्ञान के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहें, ताकि आप सभी को ग्रामर और बुक दोनों पार्ट में एक अच्छा और एक बेसिक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट मिल सके। तो चलिए, आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। थैंक्स, दैट्स ऑल।